हेलो जी, नमस्कार। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ जी। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का नेक्स्ट लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 6 लेकर के। इससे पहले जो 5 लेक्चर्स हैं वो चैनल पे अवेलेबल हैं और वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। राइट, आज की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत सारी नई बातें जो है वो आपको पता चलेंगी। वेल, हम जिक्र कर रहे हैं टूल्स विच आर यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जब हम टूल्स की बात करते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। एक अहम एंजाइम्स हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। इसके अलावा डीएनए लाइगेज का हमने जिक्र करा था। राइट, आज हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। एल्केलाइन फॉस्फेटेस एंजाइम का जिक्र करा था। एंजाइम्स के अलावा हमें क्या चाहिए होंगे भाई, हमें एक वेक्टर भी तो चाहिए होगा। आज हम वेक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। वेक्टर मतलब एक व्हीकल, एक जरिया जिसके थ्रू आप अपने डीएनए के सेगमेंट को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी होस्ट सेल में पहुंचाते हैं। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट टूल्स हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जिनका जिक्र हम कर रहे हैं। और हमारी कहानी चल रही थी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के बारे में। राइट, मैंने आपको बताया था कि एंडोन्यूक्लियसिस जो है वो डीएनए को बीच में से काटते हैं और हमें ऐसे एंजाइम्स चाहिए जो स्टिकी एंड्स बनाएं ताकि हमारी डीएनए की टूटी हुई जो सेगमेंट हमने अलग करी हैं वो जुड़ सकें। So use of restriction endonucleases, these are used in genetic engineering to form what? To form the recombinant molecules of DNA which are composed of DNA from different sources genomes. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है कि कुछ नया आपने बनाना है। दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को काट के आपस में जोड़ा और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना जिसे होस्ट सेल में पहुंचाना है। आगे की लाइनें देखते हैं। when cut by the same restriction enzyme, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस सिलसिले में जिक्र हो रहा है कि एक तो आपके पास ऐसा डीएनए है जो आप जिसमें से जीन ऑफ इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, और दूसरा आपका डीएनए ऐसा है जो आप जोड़ेंगे इसके साथ जिसे एज अ व्हीकल यूज करेंगे। ऑफ कोर्स अगर हम प्लाज्मिड की बात करेंगे तो वो ऐसे सर्कुलर होगा। तो सवाल यहाँ पे ये है कि मान लो एंजाइम ए से इसको काटा है तो एंजाइम ए से ही आपको इसको भी काटना पड़ेगा। राइट, तो इसीलिए सेंटेंस है व्हेन कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स हैव सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स। आगे देखेंगे हम कि सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब आपने काटा है अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट वाले डीएनए को और प्लाज्मिड को, प्लाज्मिड हो या और भी कई सारे वेक्टर्स हो सकते हैं जो हम पढ़ेंगे, तो स्टिकी एंड्स जो बनते हैं वो फिर आपस में जुड़ पाते हैं। लेकिन जोड़ने के लिए दीज कैन बी ज्वाइन टुगेदर एंड टू एंड यूजिंग डीएनए लाइगेसेस। आज हम इन एंजाइम्स का भी जिक्र करेंगे डिटेल में। एनसीईआरटी ने ये एक पिक्चर दी है, चलो इसको देखते हैं क्या कहा है इन्होंने। आपको डीएनए का स्ट्रैंड दिख रहा है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस दिख रहा है हमें GAATTC, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। इको R1 के लिए एक रिकॉग्निशन साइट है। एंजाइम क्या है? इको R1। हम जानते हैं कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं इन्हें अगर डीएनए को काटना है तो एक खास तरह के सीक्वेंस को ये पहचानते हैं। ये मैकेनिज्म पिछली क्लास में हमने जाना था। तो यहां पे उन्होंने रेड कलर से दिखाया है वेक्टर डीएनए। वेक्टर यानी वो जरिया, वो व्हीकल जिसके साथ आप अपना फॉरेन डीएनए का टुकड़ा जोड़ेंगे। ये रहा फॉरेन डीएनए। राइट, सो इको R1 कट डीएनए बिटवीन G एंड A। ये बात भी मैंने समझाई थी आपको डिटेल में कि ये G और A के बीच में ही क्यों काटता है, ये T और T के बीच में क्यों नहीं काटता है। ये हमने पढ़ी थी पिछले वाले सेशन में कि एंजाइम का वो जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि वो जो उसकी कैटालिटिक साइट है वो यहीं आके फिट होगी। एक उसका रिकॉग्निशन साइट है और एक उसका कैटालिटिक साइट है। तो कैटालिटिक साइट G और A के बीच में काटेगा यहाँ पे। राइट, ये वाला एरो देखिए, यहाँ पे G और A के बीच में काट रहा है और इधर भी A और G, मतलब G और A, बिकॉज हमने इसको एज अ पैलिंड्रोम पढ़ना है ना, 5' to 3' और दूसरे में भी सेम आपने रखना है ओरिएंटेशन उसका।
राइट यहां से भी इसने काट दिया। तो जो टुकड़ा बना है किस तरह का बना है? अच्छा, कौन सा बॉन्ड काटा है इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जब कट गया तो बाकी के यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे वो अपने आप टूट जाते हैं, वो कमजोर हैं, वीक बॉन्ड्स होते हैं, वो अपने आप टूट जाते हैं, अपने आप बन भी जाते हैं। इसी तरह से फॉरेन डीएनए में देखिए वहां पर भी आपको ऐसा एक ओवरहैंग मिल गया। ये जो इतना सेगमेंट हैंग कर रहा है ना ऊपर, इसको ओवरहैंग कह देते हैं, इसको भी ओवरहैंग कहते हैं। स्टिकी एंड्स के अदर नाम बताए थे मैंने आपको, ओवरहैंगिंग एंड्स भी कह देते हैं, स्टैगरिंग एंड्स भी कह देते हैं, राइट नाउ। सो यहां पे स्टिकी एंड मिला और इधर भी स्टिकी एंड मिला। अब आप देखिए ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। तो अगले पिक्चर में उन्होंने यही दिखाया है, डीएनए फ्रैगमेंट्स जॉइन एट स्टिकी एंड्स। लेकिन जोड़ने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन गए अपने आप, लेकिन जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स हैं वो अपने आप नहीं बन पाएंगे। उन्हें बनाने के लिए आपको एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी, जो डीएनए लाइगेज का उन्होंने जिक्र करा है। तो एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है और काफी सिंप्लीफाइड वे में और अच्छे तरीके से एनसीईआरटी ने बनाया है, जो हमें समझ लेना है। हमारा वेक्टर का डीएनए और फॉरेन डीएनए आपस में जोड़ करके जो बना है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें होस्ट सेल में पहुंचाना है, वो भी इतना आसान नहीं है, उसमें भी बहुत सारे कह दीजिए पापड़ बेलने पड़ेंगे हमें, राइट। उसी चीज को मैंने थोड़ा एक ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट करा है, हाउ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoRवन वर्क्स, राइट। तो यहां पे हमारे पास वेक्टर का डीएनए है, यहां पे हमारे पास फॉरेन डीएनए है। आप इन एरोस के निशान पे मत जाइएगा, ये थोड़ा सा पिक्चर में गलत बन गए हैं, सो काइंडली इग्नोर दीज एरोस, राइट। आप यहां पे आ जाइए। EcoRवन ने जब ये GAATTC सीक्वेंस को काटा है तो ये हमें ओवर हैंगिंग एंड्स मिल गए हैं, राइट। और ये आपस में किस तरह से खूबसूरती से जुड़ सकते हैं। बीच में जो डॉटेड लाइंस दिख रही हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, राइट। ये उसी चीज को दोबारा दिखाया गया है। प्लीज एरो के इस निशान पे मत जाइएगा, बिकॉज आपको लगेगा ये तो यहाँ पे ए और टी के बीच में काट रहा है। ये ध्यान रखना है हमें कि ये जी और ए के बीच में काटता है, जो बात यहाँ पे लिखी है। और ओवर हैंगिंग एंड्स जो हैं, स्टिकी एंड्स जो हैं, और कोहेसिव एंड्स जो हैं, स्टैगरिंग एंड्स जो हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स जॉइन एट द स्टिकी एंड्स, राइट। अब हम आते हैं एनसीईआरटी की कुछ खास बातों पे, जहां पे कुछ गहराई छुपी है। मैं सेंटेंस पढ़ता हूं पहले। ये सेंटेंस डायरेक्टली मैंने कहां से लिया है? एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी कहती है अनलेस, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं, अनलेस वन कट्स द वेक्टर एंड द सोर्स डीएनए, वेक्टर को और सोर्स डीएनए को विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटना है, द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल जो बनेगा कैन नॉट बी क्रिएटेड। अगर आपने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से नहीं काटा तो वेक्टर डीएनए नहीं बनेगा। अब ध्यान देना, इसमें एनसीईआरटी ने अनलेस से पहले एक और शब्द लगाया है, मैं आता हूं उस पर। व्हाट एनसीईआरटी सेज एक्चुअली, देखिएगा ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली। मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी एक सवाल के रूप में छोड़ी थी ये बात। नॉर्मली unless one cuts the vector and the source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created. अब यहां पे हमें सोचना चाहिए कि भाई ये नॉर्मली लिखने की क्या बात थी? नॉर्मली unless one cuts the vector and the source DNA, आप सीधा ही कह दीजिए कि unless one cuts the vector and the source DNA with the same, नहीं, इसका मतलब है नॉर्मली शब्द जब लिखा है तो कुछ एक्सेप्शंस के लिए उन्होंने जगह छोड़ दी। Why has NCERT used the word normally here? This leaves the room for the exceptions. मतलब कुछ ऐसे हालात, कुछ ऐसे सिचुएशंस भी हो सकती हैं जहां पे सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने नहीं भी यूज करा है। एक तरफ आपने वेक्टर के लिए ए नाम का एंजाइम यूज करा है और अपने सोर्स डीएनए, जहां जीन ऑफ इंटरेस्ट आप चाहते हैं, उसके लिए बी एंजाइम यूज करा है, तो भी क्या वो डीएनए के टुकड़े जो बनेंगे आपस में जुड़ सकते हैं? हाँ, एक्सेप्शंस हैं, देखते हैं कहां हैं। ओके, ऑथर्स दे न्यू, जिन्होंने एनसीईआरटी लिखी है, ये उनके बारे में मैं कह रहा हूं। ऑथर्स न्यू दैट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कंटेन्स एक्सेप्शंस, देयरफॉर instead of making an absolute statement, they used scientifically accurate word normally. अब मैं इसकी गहराई में जाता हूं, एनसीईआरटी ने नॉर्मली क्यों कहा? Why did NCERT write the word
normally unless one cuts the source DNA and vector DNA with the same restriction enzyme, because there are important exceptions. Exception 1, 2, 3, 4 इसके अलावा और भी हो सकती हैं. Exception 1 says compatible sticky ends, कि अगर स्टिकी एंड्स कंपैटिबल हैं, जो कि आइसोकॉडमर्स वाला केस है, मैं आगे डिस्कस करूंगा. सेकंड, ब्लंट एंड लाइगेशन भी तो होता है. आपने एक चीज को एक एंजाइम से काटा, दूसरे को दूसरे एंजाइम से काटा, दोनों ने ब्लंट एंड दिए तो ब्लंट एंड लाइगेशन कर दीजिए. देन आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए एंड्स, इस केस में भी जरूरी नहीं है कि सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आप यूज कर रहे हैं. देन गिब्सन्स असेंबली, जहां पे नो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है, एक एक बात की गहराई में चलते हैं. कंपैटिबल स्टिकी एंड्स, सम different restriction enzymes produce identical or compatible sticky ends. हमारे पास ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जहां पे एक तरफ एंजाइम ए यूज करा है, वेक्टर में एंजाइम बी यूज करा है, लेकिन अलग अलग एंजाइम होने के बावजूद भी उन्होंने हमें आइडेंटिकल या कंपैटिबल स्टिकी एंड्स दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एन एंजाइम ए जिसका कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस डीएनए पर कुछ है, अलग है, मान लो GAATTC है, और कोई दूसरा है उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस थोड़ा अलग है, बट जब एंड कट मारते हैं तो जो एंड्स बनते हैं वो आपस में जुड़ सकते हैं. एंजाइम ए may recognize one DNA sequence and enzyme B recognizes a completely different DNA sequence. Right? हो सकता है ऐसा, बट काटने के बाद आफ्टर कटिंग both produce sticky ends which can pair, making the ligation possible. Right? Therefore, different enzymes can still be used. That's why NCERT has used the word normally unless we cut the DNA with the same restriction enzyme for both the gene of interest wala DNA and vector DNA. इसमें एग्जाम्पल्स हैं BAM H1, then this and so many, because इतने सारे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, सबके नाम आपके लिए याद रख पाना कठिन हो जाता है. हम कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स का नाम याद रखते हैं, EcoR1 हो गया, एंड देन HindE2 हो गया, HindE3, और उसके बाद जब हम बॉलीवर एंड रॉड्रिज के वेक्टर की बात करेंगे, राइट, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए रिकॉग्निशन साइट है. वहां पे हम थोड़ा सा डिटेल में और इन नामों को जान लेंगे. Exception 2, blunt end ligation. भाई, some restriction enzymes they produce blunt ends instead of the sticky ends, जहां पे कोई overhang नहीं बनते हैं. Blunt ends can theoretically ligate with any other blunt end even if they were produced by different blunt end enzymes. तो वो भी जुड़ सकते हैं आपस में. However, this blunt end ligation is much less efficient as compared to the sticky end ligation. राइट? इसमें इस पर्टिकुलर एंजाइम का HAE3 का एग्जाम्पल दिया गया है. देन एक्सेप्शन 3, आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन ऑफ द डीएनए एंड्स. डीएनए के एंड्स को आर्टिफिशियली भी मॉडिफाई किया जा सकता है. तो जो मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इट अलाउज द साइंटिस्ट टू मॉडिफाई द डीएनए एंड्स बिफोर दे आर लाइगेटिंग इट. जैसे लिंकर ऐड कर दिए, अडेप्टर्स ऐड करे, पीसीआर प्राइमर्स की बात हम करेंगे आगे. पीसीआर प्राइमर्स विच कैरी द रिस्ट्रिक्शन साइट्स, डीएनए पॉलीमरेजेस टू फिल इन द ओवरहैंग्स, न्यूक्लियसेस टू ट्रिम द ओवरहैंग्स. मतलब कहानी ये कि अगर डिफरेंट एंजाइम भी यूज कर लिए हैं तो कोई मुसीबत नहीं है भैया, ऐसा हो सकता है. डिफरेंट एंजाइम करने के बाद भी हमारे पास कई तरीके होते हैं जिससे कि हम उन कटे हुए डीएनए टुकड़ों को फिर मॉडिफाई कर लेते हैं और उन्हें जोड़ पाते हैं. After these modifications, DNA fragments which are cut with different enzymes, they can be joined successfully. 3 exceptions हमने देखी. फिर बात करते हैं फोर्थ एक्सेप्शन, गिब्सन्स असेंबली जिसे कहते हैं, जहां पे no restriction enzymes are required. We have many cloning methods that do not depend on restriction enzymes at all. Strange. Gibson's assembly, infusion cloning, golden gate assembly, then there is gateway cloning, TA cloning. अब ये थोड़ी हायर लेवल की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो जाती है, इतनी इन डेप्थ डिटेल में तो संभव नहीं है इस लेक्चर के जरिए जाना. सो मोटे तौर पे मैं आपको समझाना यही चाह रहा हूं कि एनसीईआरटी ने वो जो वर्ड लिखा था नॉर्मली क्यों लिखा था, क्योंकि उसके पीछे कुछ एक्सेप्शंस हैं. डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी कई हालातों में यूज होते हैं. So in these methods, DNA fragments can be assembled without using the same restriction enzyme on both the pieces. ठीक है, चलो फिर से आ गया वर्ड.
Why did NCERT use the word normally? Because NCERT is describing the classical restriction enzyme cloning. जो बच्चों को हम थ्योरेटिकली पढ़ाते हैं चीज बताने के लिए, कह दीजिए कि एक बेस फंडामेंटल सा मॉडल लेके चलते हैं समझाने के लिए, तो एनसीईआरटी वही डिस्क्राइब कर रही है. इट इज डिस्क्राइबिंग द क्लासिकल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लोनिंग मेथड that is forming the basis of the recombinant DNA technology. जिस मेथड में क्या करते हैं भाई, the vector DNA is cut, suppose this is a vector, इसके डीएनए को काटना है हमने, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करा हमने, देन फॉरेन डीएनए को काटा है हमने, बोथ आर यूजुअली कट विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सो दे हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स. डीएनए लाइगेसेस नाम का एंजाइम फिर उन्हें एफिशिएंटली ज्वाइन कर देता है. Right? So NCERT is describing a classical restriction enzyme cloning method. NCERT is not going into the details of the exceptions. However, the authors knew, लिखने वाले ये जानते थे, that molecular biology में बहुत सारी exceptions आ जाती हैं. Therefore, instead of making an absolute statement, they have used a scientifically more accurate word that was नॉर्मली. तो मैंने इस बात का अब आपके सामने खुलासा करा कि ये शब्द एनसीईआरटी ने क्यों लिखा था अपने उन सेंटेंसेस में. राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, नतीजा क्या है? द वर्ड नॉर्मली इंडिकेट्स दैट यूजिंग द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज द स्टैंडर्ड एंड इट इज द मोस्ट एफिशिएंट अप्रोच, बट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट रूल. कोई कानून नहीं है कि सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ही यूज करना है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स कैन बी क्रिएटेड अंडर सर्टेन कंडीशंस, इवन जब आप अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर रहे हो, जैसे कि ये जो सारी एक्सेप्शंस हमने लिखी थी, डिफरेंट एंजाइम्स प्रोड्यूसिंग कंपैटिबल स्टिकी एंड्स, आइसोकॉडमर्स की बात करी, ब्लंट एंड लाइगेशन, आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए यूजिंग लिंकर अडेप्टर, कि भाई आपने कटवा लिया उसके बाद डीएनए को मॉडिफाई कर लिया. राइट? मॉडर्न क्लोनिंग टेक्निक्स दैट डू नॉट रिलाई ऑन identical restriction enzymes. So NCERT's use of word normally is scientifically correct. It reflects the classical cloning strategies and it acknowledges that molecular biology is going to offer several well-established exceptions. So I hope ये बात आपके दिमाग में बैठ गई, क्लियर हो गई. चलो आगे की कहानी में ले चलता हूं. हम पढ़ कह रहे हैं व्हाट आर द टूल्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. भाई पहला टूल हमने देखा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, मॉलिक्यूलर सीजर्स की डिटेल कहानी हमने जानी, उनका नामकरण हमने जाना. इसके अलावा पॉलीमरेस एंजाइम्स भी यूज होते हैं, जैसा कि अभी हमने जिक्र करा था थोड़ी देर पहले. लाइगेसिस, जिसका अभी मैं डिटेल में जिक्र करूंगा. एक बड़ी अहम चीज वेक्टर. राइट? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना. वेक्टर जरूरी नहीं है हमेशा प्लाज्मिड हो. बैक्टीरियोफाजस कैन बी यूज एज वेक्टर्स. देन प्लांट सेल्स के लिए कुछ अलग चीजें यूज करते हैं, एनिमल सेल्स के लिए अलग यूज करते हैं हम. there are cosmids also, there are phagmids also. किस तरह का वेक्टर हमने यूज करना है ये डिपेंड करता है कि जो डीएनए का टुकड़ा आप पहुंचाना चाह रहे हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में, उसका साइज कितना है. दिल्ली से बॉम्बे तक कोई पार्सल मैंने भेजना है तो पार्सल कितना बड़ा है, ट्रक में भेजा जाएगा, कार में भेजा जाएगा, एरोप्लेन में भेजा जाएगा. सो बहुत सारी बातें हैं जो निर्भर करती हैं, और वो वेक्टर खुद कैसा होना चाहिए, है ना, उसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो है डिटेल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे. राइट? सो अनदर टूल इज वेक्टर, और फिर भैया होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर तुम वो डीएनए पहुंचा रहे हो. सो दीज आर द डिफरेंट टूल्स विच आर यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. अभी तक हमने पहला टूल डिटेल में डिस्कस कर लिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. अब मैं नेक्स्ट टूल पे आ रहा हूं, दैट इज डीएनए लाइगेस. लाइगेस शब्द का मतलब होता है लाइगेशन, मतलब जोड़ना किसी चीज को. जब आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को काटा है तो वही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स टूट गए हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स अपने आप टूटे हैं. और हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो अपने आप बन भी जाएंगे, लेकिन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स अपने आप नहीं बनेंगे. सो डीएनए मॉलिक्यूल इफ कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एनसीईआरटी वाली लाइन, रिजल्ट इन द फ्रैगमेंट्स विद द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स, and these can be ligated, मतलब जोड़ा जा सकता है using the enzyme DNA ligase. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी. देखो जी,
डीएनए लाइगेज क्या कर रहा है, सिंपल तरीके से समझते हैं। ये रहे हमारा वो जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस था GAATTC, इको R1 ने काटा G और A के बीच में और हमारे पास मिल गए ये हमारे स्टिकी एंड्स, ओके, ओवरहैंग्स कह दिया। तो डीएनए लाइगेज ने कहा भैया तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटा है, जिस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ने एक टूटने से एक निक क्रिएट हो गया, कट क्रिएट हो गया, वो अपने आप नहीं जुड़ेगा, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। ठीक है भैया, हम तुम्हें इस्तेमाल कर लेते हैं इसमें, राइट। सो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस डीएनए लाइगेज? So suppose you have a plasmid vector, you have your gene of interest, you have used the same restriction enzyme say EcoR1 जो GAATTC को recognize करता है। अब आपने क्या करा कि भाई उनको मिक्स कर दिया। आफ्टर मिक्सिंग देम, किनको मिक्स करा? इसको प्लाज्मिड वेक्टर को हमने ऐसे काट लिया था, ये मेरा डीएनए का कटा हुआ टुकड़ा है, कोई एक टुकड़ा थोड़ी होगा, कितने सारे टुकड़े हैं ये मेरे पास, कितने सारे ये प्लाज्मिड हैं, कोई कटा है कोई नहीं भी कटा होगा। अब इनको तुमने मिक्स कर दिया आपस में। आफ्टर मिक्सिंग देम द स्टिकी एंड्स दे पेयर ऑटोमेटिकली, स्टिकी एंड्स अपने आप ऑटोमेटिकली पेयर कर जाते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंपॉर्टेंट है, they pair automatically by hydrogen bonds between the complementary bases ATGC, right? The sugar phosphate backbone is still broken. डीएनए की जो बेचारे की रीढ़ की हड्डी है, जो उसकी बैकबोन है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है ना। डीएनए इज व्हाट? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है? नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है और फॉस्फेट है। तो शुगर फॉस्फेट उसकी बैकबोन बना रहा था। बॉन्ड तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने फॉस्फोडाइस्टर वाला तोड़ा था। द शुगर फॉस्फेट बैकबोन इट इज स्टिल ब्रोकन। ठीक है भैया, तुमने टुकड़े आपस में मिला दिए, रख दिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई और कॉम्प्लीमेंट्री जो थे स्टिकी एंड्स वाले वो आपस में पेयर कर गए। दीज ब्रेक्स आर कॉल्ड निक्स। वो जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटा हुआ है वहां पे जो कट मारा हुआ था फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे, किसने? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने, दैट इज स्टिल ब्रोकन। देखो इधर, ये रहा हमारा डीएनए ATGC है ना, ये कट मारा है यहाँ पे, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज निक। ये वाला कट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, इसको हाईलाइट कर देते हैं उस जगह को। यहां पे इस एरो का निशान देखिए, ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बैकबोन तोड़ गया बेचारे की, क्या होगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज स्टिल मिसिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन बेसिस दे आर प्रेजेंट, राइट। सो देखते हैं आगे, व्हाट इज अ निक, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड निक? A nick is a place where hydrogen bonds between bases are present, but the phosphodiester bonds in DNA strand is missing. The DNA looks almost complete, but backbone interrupted है, तो जोड़ना पड़ेगा। तो कौन करेगा वो काम? What enzyme you require for that? DNA ligase। तो डीएनए लाइगेज क्या कहता है? आप चिंता नहीं कीजिए, मैं हूं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बना दूंगा। DNA ligase is going to repair this nick. It creates new phosphodiester bond किसके बीच में? 3' hydroxyl of one nucleotide and 5' phosphate of the adjacent nucleotide। इसके लिए आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स की डिटेल में जाना पड़ेगा, एक अलग से वीडियो में डालूंगा, अलग अलग बॉन्ड्स कौन से हैं डीएनए में, राइट। तो फिलहाल याद रख लीजिएगा, इट इज गोइंग टू क्रिएट अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन 3' OH of one nucleotide and 5' phosphate of the next one। This restores the continuity of the sugar phosphate backbone। तो बड़ी खूबसूरती से डीएनए लाइगेस ने अपना काम करके हमारे उसको जो टूटा गया था डीएनए का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड उसे जोड़ दिया। अब मैंने यहाँ पे दिखाया भी है जिस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं। सो ये आपको क्या दिख रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड, 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 न्यूक्लियोटाइड। सो हियर वी हैव शोन द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दिस इज द phosphate, right? This is the sugar, this is the nitrogenous base, right? और फिर ये next है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये next है। तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को डीएनए लाइगेज ने रिपेयर करा, राइट। तो ये बात हम पहले भी देख चुके हैं, सेम स्लाइड। डीएनए लाइगेज इज गोइंग टू रिपेयर दैट निक, मतलब कट जो लगा था उसको डीएनए लाइगेज ने आपके लिए जोड़ दिया। ओके, अब एक और अहम सवाल, व्हाई डजंट डीएनए लाइगेज वर्क बिफोर एनीलिंग? एनीलिंग का मतलब क्या है? वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स अपने आप जुड़ गए थे। चलो ध्यान देते हैं।
फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड्स अलाइन द स्टिकी एंड्स। मेरा सवाल यहां पे ये था कि भाई अभी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बने तो उससे पहले ही वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा क्या? व्हाई डजंट डीएनए लाइगेज वर्क बिफोर एनीलिंग? फर्स्ट, सो स्टेप बाय स्टेप क्या? फर्स्ट द हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रॉपर अलाइनमेंट करते हैं, दे अलाइन द स्टिकी एंड्स कि स्टिकी एंड्स तुम जरा सलीके से एक दूसरे के पास आ जाओ। ओनली आफ्टर परफेक्ट अलाइनमेंट does the DNA ligase can see, ऐसे समझ लो, a free 3' OH adjacent 5' phosphate, then it is going to join them, right? So first the hydrogen bonds are guiding, kind of aligning the things, and then the DNA ligase is going to see. Last sentence देखिए, hydrogen bonds they guide and DNA ligase is going to seal, okay? अब कौन सा कॉमनली यूज्ड होता है डीएनए लाइगेज? हमने जो कोहन एंड बॉयर वाला एक्सपेरिमेंट भी देखा था, तो उन्होंने कौन सा यूज करा था? स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। T4 DNA ligase, it is the most commonly used enzyme, T4. It is isolated from the bacteriophage T4. What is a bacteriophage? A virus which attacks bacteria. Now, this particular ligase, ये हमने bacteriophage दिखाया है, isolated from bacteriophage T4. This enzyme, it is going to use ATP as the energy source. It efficiently joins the sticky ends, but ये blunt ends को join करता है less efficiently. In the landmark experiment conducted by Cohen and Boyer, they used the ligase that was taken from this bacteriophage only, T4 DNA ligase. ठीक है जी? So T4 DNA ligase isolated from this bacteriophage, it uses ATP as the source of energy because it efficiently joins sticky ends, बड़े अच्छे से join करता है, blunt ends को भी join कर देता है, although less efficiently. It is one of the most versatile ligases which are available. क्या इसके अलावा T4 ligase के अलावा और भी ligases होते हैं? बिल्कुल होते हैं। In the landmark experiment, recombinant DNA experiment by Cohen and Boyer, the ligase used was T4 DNA ligase. Clear? आगे बढ़ता हूँ। क्या और भी DNA ligases होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। Other DNA ligases, Escherichia coli DNA ligase that uses NAD instead of ATP. Human DNA ligases, ligase 1, ligase 3, ligase 4, which are involved in DNA replication and repair. Then there are other viral and archaeal DNA ligases also, which are used in specialized applications. Biotechnology तो अपने आप एक पूरा संसार है ना? इतनी बड़ी विद्या है, मैं तो ये कहूँगा कि कोई अंत नहीं है इसमें, आए दिन नई डिस्कवरीज भी हो रही हैं. So different ligases, different sources, but the same goal. You have to seal, cause the repair of the cut end of the cut region of the DNA. For routine cloning, however, T4 DNA ligase is by far the standard choice. जो routine experiments में हम T4 DNA ligase use करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है इसके अलावा और भी DNA ligases होते हैं. ठीक है. अच्छा, एक सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि एक सेल के अंदर भी तो डीएनए रेप्लिकेट करता है, हम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, कितनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि सेल के अंदर भी तो एंजाइम्स होते हैं. तो सेल का अपना डीएनए लाइगेस भी तो होता ही है. तो जब आप ये पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर रहे हैं तो सेल का अपना डीएनए लाइगेस भी तो होगा. जिस सेल से आपने वो डीएनए निकाला है तो उसका डीएनए लाइगेस कहाँ चला गया? Doesn't a cell already has DNA ligase? हाँ, होता है. तो कहां चला जाता है? अलग से हमें क्यों डालना पड़ता है? ध्यान दीजिएगा. The answer is yes. A cell does have DNA ligase in its nucleus, but it is not freely floating around. वो ऐसे ही कहीं इधर उधर उधर यूं घूम नहीं रहा. Or it is not doing this thing that it is going to join the DNA ends all the time. और गहराई में जाते हैं. Number one, this DNA ligase is present in the cell in relatively small amounts. It becomes active only when recruited to the site of DNA replication or DNA repair. It works as part of large protein complexes with many other proteins.
अकेला तो वो डीएनए लाइगेज काम नहीं करता है भैया, और भी कई सारी चीजें उसे चाहिए, राइट। डीएनए लाइगेज की एक्टिविटी इन द न्यूक्लियस इज हाईली रेगुलेटेड। तो हम इस गहराई को समझने जा रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम जो सेल के अंदर अपना डीएनए लाइगेज था वो कहां चला गया, नष्ट हो गया बेचारा वो, जब आपने डीएनए आइसोलेट करा था। इट वर्क्स ओनली व्हेन इट इज नीडेड, ये सेल के अंदर की बात बताई गई है। इट इज टारगेटेड टू द राइट प्लेस, उसे सही जगह पहुंचाया जाता है, एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय मेनी रेगुलेटरी प्रोटीन्स एंड सिग्नल्स। तो लास्ट लाइन देखते हैं, सो इवन इनसाइड द न्यूक्लियस डीएनए लाइगेज इज हाईली रेगुलेटेड। अब हम इस बात पे आ जाते हैं, जब आपने डीएनए आइसोलेट कर लिया था, फेट ऑफ डीएनए लाइगेज ड्यूरिंग डीएनए आइसोलेशन। आगे आने वाली क्लासेस में हम इस बारे में जानेंगे कि भाई अभी तो हम टूल्स की बात कर रहे हैं, आगे हमने पढ़ते हैं कि किस तरह से एक सेल में से डीएनए निकाला जाता है, उसके टुकड़े काटे जाते हैं, टुकड़ों को सेपरेट किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल के अंदर, फिर होस्ट सेल के अंदर कैसे एंटर कराया जाता है। लॉट मेनी स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व। तो डीएनए आइसोलेट करना भी एक स्टेप होता है जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि फेट ऑफ डीएनए लाइगेज ड्यूरिंग आइसोलेशन। जब आप अपना डीएनए निकाल रहे थे किसी भी प्लांट सेल से या किसी भी एनिमल सेल से, तो फिर उसका अपना डीएनए लाइगेज कहाँ गया? फेट ऑफ डीएनए लाइगेज ड्यूरिंग द डीएनए आइसोलेशन। पहला पॉइंट, सेल को आपने तोड़ा, सेल का लाइसिस करा। कई तरीके से हम सेल का लाइसिस पढ़ेंगे आगे कि भाई आपने कौन कौन से एंजाइम यूज करने हैं, लाइसोजाइम यूज करना है या आपने काइटिनेस यूज करना है, डिफरेंट, विल टॉक अबाउट दोस। To isolate DNA from the cells, cells are treated with lysis buffers also. डिटर्जेंट के साथ ट्रीट करोगे, सॉल्ट के साथ, बफरिंग एजेंट, और प्रोटीनेसिस एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स को तोड़ डालते हैं। आप ध्यान रखिए, एंजाइम्स आर मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो डीएनए लाइगेज खुद भी तो एक प्रोटीन है। तो डीएनए आइसोलेट करते समय जब आपने प्रोटीएसेस डाले थे, उन्होंने उस डीएनए लाइगेज को मार डाला, ऐसे समझ लीजिए, नष्ट कर दिया। Proteinase K, that's an enzyme. Proteinase K digestion. It digests almost all the proteins, including the histone proteins, the DNA polymerase enzyme, which is a protein, the DNA ligases, which are proteins, nucleases. What are nucleases? यहाँ मैंने nucleic acid नहीं लिखा, nucleases लिखा है. They are the enzymes. वो भी प्रोटीन्स हैं, इनको भी डाइजेस्ट कर देगा प्रोटीनेस के, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को भी कर देगा। मतलब आपने सिर्फ डीएनए ही आप सक्सेसफुली निकाल पाए, उसके साथ जुड़ी हुई जितनी और चीजें हैं सब आपकी उस आइसोलेशन प्रोसेस ने नष्ट कर डाली। नतीजा, रिजल्ट, एज अ रिजल्ट आफ्टर द प्यूरिफिकेशन द सैंपल इज गोइंग टू कंटेन ऑलमोस्ट, वर्ड लिखा है मैंने, ऑलमोस्ट प्योर डीएनए. It doesn't have active enzymes. So what you are getting is the pure DNA and you don't get the DNA ligase. तो ये स्लाइड आपको ये समझा रही है कि भाई सेल का डीएनए लाइगेज कहाँ चला जाता है। लास्ट सेंटेंस पढ़िए, सो ड्यूरिंग डीएनए आइसोलेशन DNA ligase and even the other enzymes, they are digested, they are removed, leaving behind the purified DNA only. बात हुई क्लियर? चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। उसी चीज को मैंने दोबारा एक और तरीके से एक स्लाइड आपके लिए खूबसूरत से दिखा दी है। फेट ऑफ डीएनए लाइगेज ड्यूरिंग डीएनए आइसोलेशन, एंड उस प्रोसेस के जरिए जब सेल लाइसिस हुआ, प्रोटीनेस के से डाइजेशन कराया, तो हिस्टोन, पॉलीमरेजेस, लाइगेसेस, न्यूक्लियसेस, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स सब के सब खत्म हो गए, सिर्फ आपके पास प्यूरिफाइड डीएनए आ गया। ये सारी स्लाइड्स पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिलेंगी। राइट, टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है वो आप जानते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। राइट, सो अनदर ब्यूटीफुल स्लाइड विच इज रिफ्लेक्टिंग द सेम थिंग। राइट, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। आफ्टर लाइसिस यू आर गोइंग टू ट्रीट द डीएनए ऑल्सो, यू वांट टू मेक द, जब हमने आइसोलेट कर लिया ना, उसके बाद भी आगे प्रोसेस होता है, चिल्ड इथेनॉल वाला जैसे आप पढ़ेंगे, फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन होता है, सिलिका कॉलम प्यूरिफिकेशन होता है, मैग्नेटिक बीड्स इस्तेमाल होते हैं, इथेनॉल आइसोप्रोपेनॉल प्रेसिपिटेशन होता है। ये आगे आएंगी चीज़ें, अभी तो हम बेसिक टूल्स पढ़ रहे हैं ना, ये सब चीज़ें हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ये हमें बता देती है कि भाई डीएनए लाइगेज सेल का अपना तो नष्ट हो गया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, even if a tiny amount of cellular DNA ligase accidentally, गलती से रह गया एक्सट्रैक्शन के टाइम पे, सेल का अपना डीएनए लाइगेज आ गया आपके उस एक्सपेरिमेंटल स्टफ में जो आप कर रहे हैं,
even if a tiny amount of cellular DNA ligase accidentally remained after the DNA extraction, it usually would not efficiently rejoin the DNA fragments. रह भी गया ना तो efficiently काम नहीं कर पाएगा. क्यों? Number one, most of the extraction methods they denature or digest the enzyme. हीट से हो गया या और चीज़ों से ट्रीटमेंट हुआ उससे हो गया. इसके अलावा डीएनए लाइगेज कहता है कि भैया मैं ऐसे ही काम नहीं कर देता. डीएनए लाइगेज रिक्वायर्स स्पेसिफिक रिएक्शन कंडीशंस, करेक्ट पीएच, मैग्नीशियम आयंस, एटीपी या एनएडी, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का लाइगेज है. तो लाइगेज कहता है कि ऐसे ही मत समझो मुझे कि मैं यूं ही काम कर दूंगा, अगर मैं बच भी गया हूं मुझे ये सारे हालात चाहिए तभी काम करूंगा. रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन इज परफॉर्म्ड इन अ बफर ऑप्टिमाइज्ड फॉर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. जब आप रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन कर रहे थे और अगर आपके मन में डर है इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट डीएनए लाइगेज जोड़ तो नहीं देगा, तो होता क्या है, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन को हम जिन हालातों में कर रहे हैं वो हालात हमने, वो कंडीशंस ऑप्टिमाइज करिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, नॉट सूटेबल फॉर द लाइगेज. लाइगेज को मद्देनजर नहीं रखा था हमने अपना डाइजेशन करवाते समय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से. The DNA ends diffuse away from each other in solution, making spontaneous ligation difficult. Right? तो मोटे तौर पे हमने यहाँ पे ये बात समझी है कि भाई अगर सेल से डीएनए आइसोलेट करते समय डीएनए लाइगेज भी आ गया तो कहीं हमारा एक्सपेरिमेंट खराब तो नहीं कर देगा, कटे एंड को पहले ही जोड़ डाले वो. तो फिर हमने ये सारे कारण पढ़े कि ऐसा संभव नहीं है. अंडर नॉर्मल एक्सट्रैक्शन एंड डाइजेशन कंडीशंस cellular DNA ligase does not rejoin the DNA fragments. तो लास्ट वाली लाइन देख लीजिए. Therefore, after extraction and restriction digestion, the DNA fragments remain intact and separated, ready for controlled ligation with added T4 DNA ligase. समझ आई बात? चलो ठीक है, आगे बढ़े ना. देखिए कहानी क्या कर रहे हैं हम. ये रहा जी मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये रहा मेरा प्लाज्मिड वेक्टर और ये रहा मेरा होस्ट, ये सेल जहां से हमने प्लाज्मिड वेक्टर को निकाला है, यहां से हमने प्लाज्मिड लिया, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट. अब जब दोनों को जोड़ा तो ये वाली चीज जो बन गई है, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जिसमें डालना है दैट इज होस्ट. ओके, यहां पे ये प्लाज्मिड किस रूप में काम कर रहा है, एक वेक्टर के रूप में. राइट? वेक्टर क्या है, एक व्हीकल है, एक जरिया है जिसके थ्रू हम पहुंचा रहे हैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसमें. तो डायरेक्टली क्यों नहीं डाल देते, व्हाई डू वी रिक्वायर अ वेक्टर. अब इस कहानी पे भी आगे आएंगे, ये भी बड़ी डिटेल चीजें हैं कि भैया डायरेक्टली क्यों नहीं डाल देते, उसमें भी बड़ी समस्याएं हैं. अब देखना यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से दिस इज अ प्लाज्मिड विद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली बात क्यों लेनी है, इसके पीछे भी लंबी चौड़ी स्टोरी है कि जिस व्हीकल का, जिस प्लाज्मिड का चुनाव करो उसमें कुछ खासियत होनी चाहिए. जिस ट्रक के जरिए आप अपना पार्सल दिल्ली से बॉम्बे भेज रहे हैं उस ट्रक का कोई तो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा ना, गाड़ी का नंबर होगा, जिससे वो गाड़ी वहां पहुंच गई है तो आप पहचान पाओ. भाई ढेर सारी गाड़ियां जा रही हैं वहां पे दिल्ली से बॉम्बे, अब हमारी वाली गाड़ी कौन सी जिसमें हमारा पार्सल था. तो इसीलिए ये सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं. प्लाज्मिड का जब हम चुनाव करते हैं तो सिलेक्टेबल मार्कर्स हम देखते हैं. मैं अभी आऊंगा इस पे आगे. ऐसा प्लाज्मिड लिया जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, प्लाज्मिड विद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मान लो आपको चाहिए, आपने वो निकाला, फ्रैगमेंट ऑफ साल्मोनेला प्लाज्मिड, राइट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और इसमें डाल के हमने ये पूरी कहानी करी. ये बड़े ही एक सिंप्लीफाइड तरीके से उन्होंने दिखा दिया है, राइट. बट एक्चुअल में क्या है, स्टैनले कोहन एंड बॉर वाले एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था, उन्होंने दो लीनियर सेगमेंट्स डीएनए के लिए थे, उन्होंने आपस में जोड़ दिया था. ठीक है जी. सो दिस इज जस्ट अ सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन, वही साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम वाली बात है यहाँ पे. ओके, वेरी सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन. ओके, इसको आप पीडीएफ में देखिएगा ध्यान से. मैं आगे बढ़ता हूँ. बात कर रहे थे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो अभी तक कौन कौन से टूल्स हम डिस्कस कर चुके हैं. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का हमने जिक्र करा, कई बार पॉलीमेरेज एंजाइम्स भी हमें यूज करने पड़ते हैं, लाइगेसेस का जिक्र हमने कर लिया है. कहानी आएगी अब वेक्टर पे और होस्ट ऑर्गेनिज्म पे. वेक्टर वाली कहानी अपने आप में ही बड़ी इंटरेस्टिंग है. ठीक है जी, चलो देखते हैं. एनसीईआरटी कहती है, आप जानते हैं कि plasmids and bacteriophage viruses which attack bacteria,
they have the ability to replicate within bacterial cells independent of the control of the chromosomal DNA. सिंपल लाइन है, चलो ये तो हम समझते हैं। तो एनसीईआरटी ने कहा कि तुम पहले से जानते हो, उन्होंने कहा यू नो, आप जानते हैं कि प्लाज्मिड्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो सेगमेंट्स हैं, मतलब एक्स्ट्रा जीनोमिक जो मेन डीएनए का हिस्सा नहीं है बैक्टीरिया का, उसके अलावा भी डीएनए में सर्कुलर सेगमेंट्स होते हैं। You know that plasmids and bacteriophages have the ability to replicate within bacterial cell. हाँ, उनमें ये काबिलियत है और वो होस्ट सेल की जो इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए उस पर निर्भर नहीं करते। हालांकि देखेंगे जब एक प्लाज्मिड होस्ट सेल में जाता है तो क्या उसको होस्ट सेल की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में सक्षम है, सब कुछ अपने आप कर लेगा। वहां से कोई एनएडीपी, कोई एटीपी, कोई आयंस, कुछ नहीं चाहिए क्या उसे, कोई प्रोटीन फैक्टर नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है, उसे भी चाहिए उसकी मदद। ये 100% इंडिपेंडेंट नहीं है। बैक्टीरियोफाजेस बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल हैव वेरी हाई कॉपी नंबर्स। अब देखो इन टर्म्स को लिख तो दिया एनसीईआरटी ने, यहां पे समझाया नहीं है कॉपी नंबर का मतलब क्या है। हम जानेंगे आगे कि अगर मैं प्लाज्मिड की बात करूं और एक मैंने होस्ट सेल में प्लाज्मिड को डाल दिया है तो मैं कहता हूं कि मेरा प्लाज्मिड ऐसा होना चाहिए जिसके पास ORI हो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, जिसके पास ये हो, हाई कॉपी नंबर हो। तो क्या होता है कॉपी नंबर? कॉपी नंबर का मतलब है वो प्लाज्मिड जब उस होस्ट सेल में जाएगा तो वो रेप्लिकेट करके स्वयं अपनी किस हद तक कितनी कॉपीज बना सकता है। क्या केवल 2 बनाएगा, 4 बनाएगा, 8 बनाएगा, 16 बनाएगा, 500 बनाएगा, कितनी बनाएगा, किस सिचुएशन पे आकर रुक जाएगा और ज्यादा रेप्लिकेट नहीं करेगा? क्या वो अनलिमिटेड रेप्लिकेट करता रहेगा? क्या वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है? उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है? ऐसा नहीं है। कुछ प्लाज्मिड्स का हाई कॉपी नंबर है, कुछ का लो कॉपी नंबर है। कौन सा वाला इस्तेमाल करें? एक बैक्टीरियल सेल में आपने प्लाज्मिड डाला, प्लाज्मिड की 400 कॉपीज बना दी प्लाज्मिड ने, तो पहले प्लाज्मिड डिवाइड करेगा या पहले सेल डिवाइड करेगा या दोनों साथ साथ डिवाइड करेंगे? और जब सेल डिवाइड करा तो जितनी नंबर ऑफ कॉपीज प्लाज्मिड ने बनाई है क्या दोनों डॉटर सेल्स में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगी? सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इसी लेक्चर में या इससे आने वाले लेक्चर में। बैक्टीरियोफाजेस बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट ऐसे ही एनसीईआरटी ने लिख दी, एक्सप्लेन नहीं करा, मैं करूंगा आपके लिए। सम प्लाज्मिड्स, कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे हैं, दे मे हैव ओनली 1 or 2 कॉपीज पर सेल। जब एक होस्ट सेल में मेरा प्लाज्मिड गया तो कोई प्लाज्मिड अपने 2 कॉपियां बना पाता है, कोई 4, कोई 8, कोई 16, कोई 32, कोई कुछ, ऐसे अलग अलग है सबका कॉपी नंबर। हाई कॉपी नंबर वाले भी बताऊंगा, लो कॉपी नंबर भी बताऊंगा। देयर नंबर कैन गो इवन हायर। ठीक है, I'll repeat. Some plasmids may have only 1 or 2 copies per cell, whereas others can have 15 to 100 copies per cell. कुछ का इससे भी ज्यादा हो सकता है। हमने कौन सा प्लाज्मिड यूज करना है ये हम देखेंगे, हमारे एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है। Their number can even go higher. राइट, उसी चीज को यहां पे मैंने सेम एक अलग तरीके से लिख दिया, एक अलग खूबसूरत स्लाइड बना दी है। यू नो दैट प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफाजेस दे हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है जी, चलिए द सेम थिंग शोन इन पिक्चर फॉर्म। आगे बढ़ते हैं ना, वेक्टर, जिसे अब मैं क्लोनिंग वेक्टर कह रहा हूं। अब एनसीईआरटी क्या कहती है? यदि if we are able to link an alien piece of DNA, alien कह दिया इसे, ओके, with bacteriophage, किसी तरह से आप बैक्टीरियोफाज के साथ डीएनए का टुकड़ा जोड़ पाए, या प्लाज्मिड के साथ, प्लाज्मिड डीएनए लिखा इन्होंने पूरा वर्ड, बिकॉज प्लाज्मिड भी तो डीएनए ही है। तो अगर आप एक एलियन पीस ऑफ डीएनए बैक्टीरियोफाज या प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ पाए तो we can multiply its numbers equal to the copy number of the plasmid or the bacteriophage। जो उस पर्टिकुलर प्लाज्मिड का, जैसे ये प्लाज्मिड जब इस सेल में जाता है, सपोज इसका कॉपी नंबर है भैया, इसने 4 बनाने हैं अपने रेप्लिकेट करके, तो जो मैंने इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला हुआ है GOI, यहां पे भी मुझे GOI की 4 कॉपीज मिल गई। कहने का मतलब यही है। ठीक है जी, फिर आगे कहते हैं vectors used at present are engineered in such a way, जो vectors हम आजकल यूज करते हैं वो हम खुद बनाते हैं, we are engineering them, they are engineered in such a way that they help
इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए, एक तो वो फॉरेन डीएनए को अपने साथ आसानी से जोड़ लेते हैं, एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, एक नई टर्म आ गई। जो वेक्टर्स आजकल इंजीनियरिंग करके बनाए जा रहे हैं वो इस तरह के हैं कि जब आपने उनके साथ डीएनए का टुकड़ा जोड़ा और उसे होस्ट सेल में डाला तो स्वयं उस वेक्टर में ये खासियत होगी कि वो मदद कर देगा आपकी कि आप ये पहचान पाए कि होस्ट सेल में एक्चुअली वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया है कि नहीं आया है। अगर होस्ट सेल में आ गया, समा गया, तो वो होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म हुआ है, वी कॉल इट ट्रांसफॉर्म्ड, राइट, और यानी वो रिकॉम्बिनेंट है। अगर वो नहीं हुआ है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो यहां पे सिलेक्टेबल मार्कर, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली बात आएगी। प्लाज्मिड का चुनाव करते समय हमने किन खास बातों का ध्यान रखना है, ठीक है जी। ये रहा हमारा एलियन पीस ऑफ डीएनए, इसको हमने प्लाज्मिड में जोड़ा या बैक्टीरियोफाज में, तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट बन गया जिसको हमने सेल में अंदर डाल दिया। It is going to multiply its number equal to the copy number of the plasmid or the bacteriophage, right? Vectors which are used at present, they are engineered in such a way so that they can help in easy linking, आसानी से जुड़ भी पाए, selection of recombinant भी हो पाए, right? तो ये सिलेक्टेबल मार्कर अभी मैं आगे आपको आने वाली क्लासेस में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को हम पहचान पाएंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की मदद लेंगे या कोई और तरीके यूज करेंगे, वो विल डिस्कस दैट। तो अब मैं आपको आगे क्या बताने जा रहा हूं। वेक्टर तो आप समझ गए क्या है। वेक्टर के खुद के खास फीचर्स क्या होने चाहिए, की कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर एंड व्हाट दे डू। वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओआरआई होना चाहिए। मैं डिटेल में समझाऊंगा ये ओआरआई क्या है। ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। ये ओआरआई कोई प्रोटीन या एंजाइम नहीं है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। वेक्टर का कॉपी नंबर होना चाहिए, हाई कॉपी नंबर वाला लेना है, लो कॉपी नंबर वाला लेना है, वो भी हम जानेंगे। वेक्टर के पास सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। वेक्टर के पास रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शन साइट, रिकॉग्निशन साइट, जिसे एंजाइम पहचानेगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और उस वेक्टर को काटेगा। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बड़ी डिटेल में आगे मैं ओआरआई के बारे में बताऊंगा आपको। कॉपी नंबर, कॉपी नंबर इज द नंबर ऑफ प्लाज्मिड मॉलिक्यूल्स इन वन बैक्टीरियल सेल। होस्ट सेल में पहुंचने के बाद वो प्लाज्मिड अपनी कितनी कॉपी बना पाता है, वो होता है कॉपी नंबर। आप ये मत समझना कि होस्ट सेल डिवाइड कर करके अपनी कितनी कॉपियां बनाएगा, नहीं, वो कॉपी नंबर नहीं है। प्लाज्मिड डिवाइड कर करके, या रेप्लिकेट वर्ड यूज कीजिए, कितनी कॉपीज बनाएगा, राइट। सिलेक्टेबल मार्कर एक आइडेंटिफिकेशन टैग की तरह है, और रिस्ट्रिक्शन साइट एंट्री पॉइंट फॉर द जीन। जिस रिस्ट्रिक्शन साइट पे काटोगे वहां पे फिर आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालोगे, राइट। सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अलाउज द प्लाज्मिड टू रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट। देन द सेकंड, कॉपी नंबर, it determines how many copies of the foreign gene are present, right? Then this selectable marker helps to identify the cell that have received the vector. किसी में वेक्टर गया है, किसी में नहीं गया, ये हम सिलेक्टेबल मार्कर के जरिए जानेंगे। Then the last one, that was the restriction site, allows the insertion of the gene of interest. ओके तो ये एक समरी है बिल्कुल, अभी इस हर चीज की डिटेल आएगी। तो एक वेक्टर की खासियत क्या है, उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, वेक्टर का एक कॉपी नंबर होना चाहिए पर्टिकुलर, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, उसमें रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, और भी हम पढ़ेंगे आगे, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर आरओपी होना चाहिए, विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है जी, चलो आगे देखें। नाउ फीचर्स विच आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। एक वेक्टर के पास क्या क्या खास चीजें होनी चाहिए, ये मैंने वेक्टर दिखाया है। यहां पे मैंने कहा है कि भैया वेक्टर के पास सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओआरआई होना चाहिए। अब इन सारी चीजों की डिटेल में अगले लेक्चर में बताऊंगा, एक क्विक आपको रिकैप देता हूं। सो मैं आगे आपको बताने जाऊंगा कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है। ये एक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है जहां से एक्चुअल में रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन का थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। जैसे एक ट्रेन जो है, मान लीजिए एक पटरी पे जा रही है ना, तो एक पर्टिकुलर स्टेशन होगा, हम कहते हैं ना जहां से ट्रेन शुरू हो रही है, तो वो जो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म टाइप है उसे आप मान सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। सिलेक्टेबल मार्कर का हम जिक्र करेंगे आने वाली क्लास में कि किस तरह से सिलेक्टेबल मार्कर जो है वेक्टर के पास होना चाहिए ताकि आप रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई कर सकें। वेक्टर के पास क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन साइट, ताकि जहां पे एंजाइम से आप कट मार सकें और जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें
डाल सकें। फिर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से वेक्टर्स हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। बैक्टीरियोफाज, प्लाज्मिड, कॉस्मिड, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, कई तरह के वेक्टर्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। सो आने वाली क्लासेस में ये सारी खूबसूरत सी स्लाइड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल वेक्टर आपको समझने को मिलेंगे विद ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स, विद ब्यूटीफुल एनालॉजीज। मैं एक बार क्विकली आपको ये सारी स्लाइड्स दिखा देता हूं, मैं साइड में हट जाता हूं। So we'll discuss about origin of replication, selectable marker, one or more unique restriction site होनी चाहिए, वेक्टर का साइज छोटा होना चाहिए, स्मॉल साइज वेक्टर्स आर इजियर टू हैंडल, स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसकी होस्ट के अंदर, एबिलिटी टू आइसोलेट इजीली ये होनी चाहिए, हाई कॉपी नंबर, एबिलिटी टू एक्सेप्ट द फॉरेन डीएनए इजीली। Types of vectors which are used in biotechnology, they can be plasmids, bacteriophages, cosmids, phagmids, bacterial artificial chromosome, yeast artificial chromosome, plant vectors में TI plasmid हम use करते हैं, agrobacterium tumefacium वाला, animal vectors, viral vectors, shuttle vectors, expression vectors. I'll be explaining each and every vector in detail in the coming classes. So the lectures are going to be very interesting और आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है जी। सो मैं क्विकली दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें आगे हम पढ़ने वाले हैं। ये प्लांट वेक्टर्स हैं, एनिमल वेक्टर्स हैं, शटल वेक्टर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशन वेक्टर्स क्या होते हैं, फिर इंपॉर्टेंट वेक्टर्स का हम एक आपस में कंपैरिजन कर लेंगे। ओके, दिस इज द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट वेक्टर्स। आइडियल वेक्टर किस तरह का होता है, किसको आप आइडियल कह देंगे। देन आई विल डिस्कस दिस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI, इन डिटेल, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेक्टर। और एक्चुअल में ये ORI होता क्या है, और जब हम कॉपी नंबर की बात करते हैं तो ये कॉपी नंबर किस चीज़ का कॉपी नंबर है, ज़्यादा हाई कॉपी नंबर होने से क्या फ़ायदा है, कम कॉपी नंबर होगा तो क्या फ़ायदा है। तो क्या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड पहले जाके रेप्लिकेट कर जाता है या सेल के डिवाइड होते होते साथ साथ रेप्लिकेट करता है। डज द डॉटर सेल्स रिसीव इक्वल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स, या किसी डॉटर सेल में ज़्यादा आ जाएंगे, किसी में कम आ जाएंगे और किसी में एक भी नहीं आएगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको आने वाली क्लासेस में मिलेंगे। सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में डिटेल में बताऊंगा, किस तरह के सिलेक्टेबल मार्कर्स हम यूज करते हैं। रिस्ट्रिक्शन साइट जब हमने कही तो एक्चुअल में वो रिस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है, राइट। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। बायोटेक्नोलॉजी के ये डिटेल्ड वीडियोस देखते रहिए। नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।